नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मंगलवार को बांकुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री देश चलाएंगे या यह तय करेंगे कि किसे मारना है और किसे गिरफ्तार करना है, या फिर वे यह तय करेंगे कि कौन सी एजेंसी किसके पीछे लगानी है, चुनाव आयोग को कौन चला रहा है। मुझे उम्मीद है कि इन सब के पीछे आप यानी शाह नहीं हैं। हम राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना अम्फान के वक्त हमारी मदद की नहीं की। हम बंगाल में बाहरी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। भाजपा बाहुबल के दम पर बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने मंच पर ही चंडी पाठ भी किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने मुझे आराम के लिए कहा था, लेकिन मैं नहीं रुकी। अगर मैं सोती रही तो भाजपा जनता को जो दर्द देगी वो असहनीय होगा। भाजपा को पता है कि ममता को नहीं रोका जा सकता है। गृह मंत्री कोलकाता में बैठकर साजिश कर रहे हैं। उन पर देश को चलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन वह कोलकाता में भाषण देने में व्यस्त हैं। पश्चिम बंगाल की सियासी घमासान में मंगलवार को भाजपा के दिग्गज नेता जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया में रैली को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं। 2014 से पहले लोग मंदिर में जाने से डरते थे। अब ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही है। एक बार राहुल भी मंदिर में गए थे तो वहां उनके बैठने के तरीके पर पुजारी ने टोका। वे ऐसे बैठे रहे थे जैसे नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं। ये नया भारत है। मैं कृष्ण और राम की धरती में आया हूँ। बंगाल हमेशा से ही परिवर्तन की धरती रही है। बंगाल ने देश को राष्ट्रगान भी दिया और वंदे मातरम भी दिया। बंगाल के लोगों की पीड़ा अधिक दिन तक नहीं रहेगी। तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 2 मई के बाद टीएमसी सरकार की विदाई तय है। 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को चुन चुनकर सजा दिलाई जाएगी। बंगाल में अब अराजकता का वक्त खत्म हो रहा है। भाजपा की सरकार आते ही अराजकता को रफा दफा कर दिया जाएगा। मेरी सभी लोगों से मैं आने से रोका जा रहा है। मुझे कहा गया कि यहाँ भीड़ नहीं होगी, लेकिन अब सभी बंधनों को तोड़कर लोग यहाँ पर आ जाएंगे। उद्धव सरकार ने साफ कर दिया है कि वह एंटीलिया मामले में न तो किसी अधिकारी या मंत्री को बचा रही हैं और न ही किसी पर बिना सबूत कार्रवाई करने वाली हैं। सीएम आवास पर बुलाई गई तीनों सहयोगी दलों की बैठक के बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने यह बात कही। बैठक से कुछ देर के लिए बाहर निकले अजीत पवार ने मीडिया से कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। हम मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। सचिन वजह के सवाल पर पवार ने कहा, इस केस की हमें जैसे ही जानकारी मिली हमने कार्रवाई की, लेकिन पिछले 2 दिनों से अन्य अधिकारियों को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि इसे हटाया जाएगा, उसे हटाया जाएगा। सरकार कोई भी निर्णय ऐसे ही नहीं लेती है। सीएम साहब ने पहली बार स्पष्ट किया है कि सबूतों के आधार पर ही हम किसी को हटाएंगे या उस पर कार्रवाई करेंगे। अफवाहों के आधार पर कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों के बड़े मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीएम एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वजह को लेकर सभी प्रमुख मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस केस से जुड़े अपडेट्स भी वे सभी मंत्रियों को ब्रीफ करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की साझा सरकार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर में भारत दौरे पर आएंगे। उनके ऑफिस के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि यूरोप यूनियन से की यह पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले उन्हें भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भारत के साथ मिलकर चीन की आक्रामक
हरकतों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर भी चर्चा कर सकते हैं। ब्रिटेन और चीन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। इनमें हांगकांग, कोरोना और हुवाई को ब्रिटेन के 5G नेटवर्क में सक्रिय भूमिका से दूर रखना प्रमुख है। वहीं क्वीन एलिजाबेथ को वॉरशिप की तैनाती से दक्षिण चीन सागर में सैन्य तनाव बढ़ने की आशंका है। चीन इस क्षेत्र में अपना अधिकार जमाना चाहता है। इससे पहले गणतंत्र दिवस पर भारत को शुभकामनाएं देते हुए बोरिस ने कहा था कि मैं इस साल भारत आने के लिए उत्सुक हूं ताकि हमारी दोस्ती को मजबूत कर सकें, रिश्तों को आगे बढ़ा सके। मैं जून में होने वाली G7 समिट में पहले ही भारत आऊंगा। मेक्सिको में महिला दिवस पर अपराध से त्रस्त महिलाओं का सब्र टूटा। उन्होंने यौन उत्पीड़न के राष्ट्रपति आवास के पास इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। पुलिस से भीड़ गई। फिर 7 दिन बाद ही ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक महिला की हत्या के खिलाफ महिलाओं ने अपराध के खिलाफ मोर्चा खेला। अब यह विरोध की आग ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। सोमवार को महिलाओं से अन्याय, लैंगिक असमानता, कार्यस्थल में उनके साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार खत्म करने की मांग को लेकर राजधानी कैनबरा समेत 40 अन्य शहरों में प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन दुष्कर्म के 2 आरोपों के बाद उठे विवाद की पृष्ठभूमि में हुए थे। प्रदर्शन के लिए मुख्य शहरों में जुटी हजारों महिलाओं ने मार्च फॉर जस्टिस निकाला। मार्च के आयोजकों का दावा है कि रैलियों में करीबी 50,000 महिलाएं शामिल हुई। सरकार के खिलाफ गुस्सा जताते हुए आयोजकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीएम स्कॉट मॉरिसन से मिलने का प्रस्ताव तक ठुकरा दिया। आयोजकों के प्रवक्ता जेनाइन हेनरी ने संसद भवन के बाहर कहा, हम उनके कार्यालय से 200 मीटर दूर हैं। हमारा बंद दरवाजों के पीछे मिलना उचित नहीं है। हम पहले ही आपके दरवाजे पर आ गए हैं। अब सरकार को देखना है कि वह चौखट लांघकर हमारे पास आए। हाल ही में दुष्कर्म के 2 मामले सामने आए हैं। एक में अटॉर्नी जनरल क्रिश्चियन पॉटर पर आरोप लगा है। दूसरा संसद भवन में महिला कर्मचारी से कथित दुष्कर्म का है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। गेमिंग के प्रति भारतीयों का रुझान बढ़ता जा रहा है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय गेमर्स हर सप्ताह वीडियो गेम खेलने में औसतन 8.5 घंटे बिताते हैं, जिसमें 60% से अधिक ने लगातार 3 घंटे या उससे अधिक समय गेम खेलने का दावा किया है। लाइमलाइट नेटवर्क्स, एक वीडियो डिलीवरी और एज क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर, ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दुनिया भर के गेमर्स हर सप्ताह औसतन 8 घंटे और 27 मिनट तक वीडियो गेम खेल रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि वीडियो गेम खेलना दुनिया भर में एक नए स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें कंज्यूमर प्लेइंग टाइम पिछले साल की तुलना में 14% अधिक है। महामारी के दौरान घर पर रहने के दौरान जुड़े रहने और मनोरंजन की इच्छा ने ऑनलाइन गेमिंग की लोकप्रियता को बढ़ाया है। आधे वैश्विक गेमर्स ने कहा कि उन्होंने पिछले साल ऑनलाइन गेम के माध्यम से नए दोस्त बनाए हैं और 3 में से 1 ने कहा कि अन्य खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है। स्टेट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2021
टाइटल वाली एक रिपोर्ट में सामने आया कि 2020 से 21 तक भारत में बिंज गेमिंग का समय औसत 4.1 घंटे से बढ़कर 5.5 घंटे हो गया है और इसे महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान लोगों लंबे समय के लिए घरों में रहने के लिए मजबूर हुए थे। केंद्र ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया था कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों से 2000 रुपए के नोट नहीं छापे हैं। हालांकि नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी करेंसी के रूप में 2000 रुपए के नोट छापे हैं। राज्य के वित्त मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 30 मार्च 2018 को भारतीय अर्थव्यवस्था में 3,362 मिलियन रुपए के 2000 के नोट थे। दूसरे शब्दों में भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्य रूप 2000 के नोटों को आकार केवल 3.27% है, जबकि व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 37.26% है। 26 फरवरी 2021 को 2,499 मिलियन 2000 के नोट भारतीय बाजार में थे, जो कुल नोटों का 2.1% है, जबकि इसका मूल्य कुल मूल्य का 17.78% है। रुपए 2000 के नोटों को छापने का निर्णय सरकार ने RBI से लिया था ताकि लोगों को वित्तीय लेन देन में कठिनाई ना हो। RBI ने 2019 में घोषणा की थी कि अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच रुपए 2000 में 3,542.991 मिलियन नोट छापे गए। हालांकि 2017-18 में रुपए 2000 में केवल 111.507 मिलियन नोट छापे गए। अप्रैल 2019 से के बाद 2000 नए नोट के नोट नहीं छपे हैं। नवंबर 2016 में सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, जिसका उद्देश्य काले धन और जाली नोटों पर हमला करना था। फिर 500 के नए नोट छापे, लेकिन 1000 के नोट बंद हो गए। इस बीच 2000 के नोट पेश किए गए थे। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग की आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र सीमा में छूट मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को याचिका में खारिज कर दी। अदालत में मुकेश कुमार और अमित कुमार की ओर से उम्र सीमा में छूट दिए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। अदालत के फैसले से याचिका दायर करने वाले प्रार्थियों को बड़ा झटका लगा है। याचिकाकर्ताओं को की ओर से JPSC परीक्षा के उम्र की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2011 करने की मांग की गई थी, जिसके अदालत ने अस्वीकार कर दिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा, जबकि JPSC की तरफ से अधिवक्ता S पीपला और अधिवक्ता प्रिंस कुमार में बहस की। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। जोला में बिक रहे अमीर बनने का सपना, धनबाद में कोयला के बाद लॉटरी माफिया। इधर JPSC की ओर से सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने में अभ्यर्थियों को आ रही परेशानी को देखते हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आगामी 21 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए 45 साल से कम उम्र के जज, वकीलों तथा न्यायिक कर्मियों के लिए अलग श्रेणी बनाने से इनकार कर दिया। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 रोधी टीका लगाने के लिए इनकी विशेष श्रेणी बनाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि एक जनहित याचिका में कोविड-19 टीकाकरण के लिए न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायिक कर्मियों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति V रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि वह इस याचिका और इसे सब्र केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ
अधिवक्ता हरीश साल्वे और भारत बॉयकॉट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि विभिन्न हाईकोर्ट इस बारे में विवरण मांग रहे हैं कि कितने टीकों का उत्पादन किया जा रहा है, सभी लोगों को टीका कब लगाया जाएगा। रोहतगी ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है और उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष दायर सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का आग्रह करते हुए याचिका दायर की। विभिन्न मामलों के यहां स्थानांतरण संबंधी याचिका पर 18 मार्च को सुनवाई करेगी। याचिका में आग्रह किया गया है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायिक कर्मियों को प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। गुजरात में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते महानगरों यानी अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट में जारी नाइट कर्फ्यू को मार्च अंत तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कर्फ्यू का समय भी रात 12 की बजाय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। बता दें, कोरोना मामलों के बढ़ने के चलते इन चारों शहरों में दिवाली के बाद से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले कर्फ्यू का समय रात 11 से सुबह 6 बजे तक का रखा गया था। करीब 15 दिन पहले ही 1 घंटा कम कर कर्फ्यू का टाइम रात 12 से सुबह 6 बजे तक किया गया था। कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने इस पर काबू पाने के लिए बीते शनिवार को ही महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया था। नगर निगम ने जोधपुर, नवरंगपुरा, बोड़कदेव, थलतेज, गोता, पालड़ी, गातलोड़िया और मणिनगर में रात 10 बजे के बाद दुकान और मॉल को बंद रखने का सख्त निर्देश दिया है। सोमवार को सूरत में सबसे ज्यादा 262 नए मामले आए, जबकि अहमदाबाद में 209, वडोदरा में 93, राजकोट में 95 मामले दर्ज किए गए हैं। गुजरात स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चारों शहरों से 594 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। पूरे गुजरात में कोरोना के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो सोमवार को 890 मामले सामने आए। यह इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले नए वर्ष पर 1 जनवरी को 734 संक्रमित मिले थे, जबकि 26 दिसंबर को 890 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,79,097 पर पहुंच गई है। वहीं सोमवार को राज्य में कोरोना से 1 की जान चली गई है। यह एकमात्र मौत सूरत में दर्ज की गई। अब तक कुल 4,425 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अहमदाबाद में एक 16 साल की लड़की का लापता होने का मामला सामने आया है। बेटी अपने विकलांग पिता का इलाज कराने पंजाब से शनिवार को अहमदाबाद आई थी। इसी दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराने मार्केट गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बेटी की तलाश के लिए लाचार पिता पुलिस थाने के बाद अब गुरुद्वारे के बाहर बैठकर लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। मूल रूप से पंजाब के लुधियाना शहर में रहने वाले कुलदीप सिंह पोलिया से पीड़ित है। वहीं काफ़ी समय पहले की उनकी पत्नी का भी निधन हो चुका है। दोनों पैरों से विकलांग कुलदीप के परिवार में अब बेटी टीना ही उनका एकमात्र सहारा है। कुछ समय पहले कुलदीप सिंह की तबीयत बिगड़ने पर किसी ने उन्हें अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी थी। कुलदीप सिंह बताते हैं कि वे शनिवार को ही बेटी टीना के साथ अहमदाबाद पहुंचे थे।
रहने के लिए वे सीधे मणिनगर के गुरुद्वारा पहुंचे। यहाँ प्रबंधन कमेटी के सदस्य ने उन्हें आईडी कार्ड की फोटो कॉपी मांगी। इसी के चलते टीना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराने गुरुद्वारे से बाहर आई थी, लेकिन इसके बाद टीना लौटी ही नहीं। रात में ही कुलदीप ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी थी, लेकिन 3 दिन बाद भी बेटी का पता नहीं चल सका। इस बारे में मणिनगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर गोहिल का कहना है कि टीना की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। गुजरात में शक्तिपीठ पावागढ़ के नजदीक मोटी उबरवाड़ गांव में गृह कलेश से परेशान महिला ने 8 महीने के बेटे की गला दबाकर हत्या करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पावागढ़ पुलिस ने महिला के ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार हालोल तहसील के वाकंडिया राडवा फलिया की रेशमा छत्र सिंह राठवा की 3 साल पहले कमलेशन पुत्र महेश भाई राठवा के साथ शादी हुई थी। रेशमा बचपन से ही पावागढ़ मंदिर के पास पिता की दुकान में बैठकर सामान बेचती थी। पिता ने शादी के दौरान ही पति और ससुराल वालों को बता दिया था कि रेशमा घर का कामकाज नहीं जानती है। सब कुछ तय होने के बाद भी ससुराल वाले काम को लेकर रेशमा को परेशान करने लगे थे। रेशमा को 8 महीने पहले ही बेटा पैदा हुआ था। रेशमा का पति कमलेश हालोल की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सोमवार को कमलेश नौकरी पर चला गया तो दोपहर में रेशमा ने बेटे का गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है। रेशमा के ससुराल वालों ने शव को नीचे उतारने के बाद उसके पिता को पति को घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। पिता को यह बात भी बाद में पुलिस के जानकारी से मालूम हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 23 मार्च से वनडे सीरीज का आगाज होगा। इसके लिए जल्द ही टीम इंडिया की घोषणा की जाएगी। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक वनडे टीम में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और ऑलराउंडर कृणाल पांड्या को जगह मिल सकती है। दोनों ने हाल ही में हुए विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। प्रसिद्ध ने विजय हजारे ट्रॉफी में 14 विकेट लिए थे। पिछले कुछ समय में वह भारतीय डोमेस्टिक सर्किट में बेहतरीन पेसर्स में से एक हैं। अगर वे टीम में आते हैं तो उन्हें मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाजों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। जसप्रीत बुमराह शादी की वजह से एक्सटेंडेड लीव पर हैं। बड़ौदा के ऑलराउंडर कृणाल T20 में भारत के लिए खेल ले चुके हैं। हालांकि वनडे में डेब्यू करना अभी बाकी है। उन्हें 18 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। कृणाल ने विजय हजारे ट्रॉफी में 2 नाबाद सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी लगाई है। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 21 विकेट लेने वाले शिवम शर्मा और 19 विकेट लेने वाले अर्जुन नक्सवाला का भी टीम में चुना जाना है के बराबर है। म्यूजिक कंपोजर साजिद खान अपने दिवंगत भाई वाजिद को खोने के बाद से बहुत दुखी हैं। वे आए दिन अपने भाई को याद करते रहते हैं। अब हाल ही में एक न्यूज़ वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में साजिद ने अपने भाई वाजिद के नाम को अपना सरनेम बनाने के बारे में खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि साजिद के जाने के बाद सलमान खान किस तरह से उनके लिए एक बड़ा सपोर्ट बन रहे हैं। संगीतकार जोड़ी साजिद खान और वाजिद खान 2 अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन साजिद वाजिद के रूप में उनकी हमेशा एक ही पहचान रही है। पिछले साल किडनी की बीमारी और कोविड-19 के कारण वाजिद खान का निधन हो गया। इंटरव्यू में साजिद ने वाजिद के नाम को खुद से जोड़कर उन्हें जीवित रखने के अपने इस फैसले के पीछे कारण के बारे में भी बताया। साजिद खान ने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे साजिद खान कहें।
इसलिए मैंने वाजिद को अपना सरनेम मान लिया है। अब मेरा नाम साजिद वाजिद है और यह अंत तक ऐसे ही रहेगा। वे शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन मैं हर समय उसकी उपस्थिति को महसूस करता हूँ। काम के बारे में बात करते हुए संगीतकार ने कहा, मैंने ऐसी धुनों की रचना शुरू कर दी है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, और मुझे लगता है कि यह वाजिद की वजह से ही है। मुझे लगता है कि वाजिद उन समय में मेरे साथ होता है। सुजन खान के बाद संजय खान की बड़ी बेटी फराह खान अली भी पति डीजे अंकिल से अलग हो गई है। फराह और अकिल ने सोशल मीडिया पर अपने सेपरेशन के बारे में बताया। फराह ने सोमवार रात पोस्ट में लिखा, कभी कभी दो लोग अलग हो जाते हैं, कभी कभी वे एक दूसरे से अलग निकल जाते हैं। पति अकिल के साथ मेरे रिलेशनशिप स्टेटस को कपल से सिर्फ दोस्त हुए 9 साल हो गए हैं। इस बारे में बताने के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि खुशी से अलग हुए हैं। फराह ने आगे लिखा है, हम हमेशा एक दूसरे के अच्छे दोस्त और हमारे प्यारे से बच्चों अजान और फिजा के लिए अच्छे पेरेंट्स रहेंगे जो हमें एक बराबर प्यार करते हैं। उन्हें सभी अभी यह स्वीकार करना है कि हम अब और बतौर कपल नहीं रह सकते। यह आपसी सहमति से लिया गया फैसला है जिसमें 2 एडल्ट लोग शामिल हुए, कोई तीसरा इसमें शामिल नहीं था। फराह लिखती है, इस बारे में सार्वजनिक रूप से बताने की वजह यह है कि जो लोग हमें जानते हैं वे हमारी स्थिति को स्वीकार करते हैं और हम दोनों के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति किसी तरह की दुश्मनी नहीं रखते हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। फराह आगे लिखती है, अकिल हमेशा मेरी फैमिली रहेंगे क्योंकि मैं भी उनके फैमिली रहूंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी शुभचिंतक हमारे इस फैसले को स्वीकार करेंगे और हमें किसी तरह से जज नहीं करेंगे। खुश रहना ज़रूरी है और हम अभी सभी अकिल हमारे बच्चे और फैमिली ज़रूर रहें, बस यही मायने रखता है। अपनी ज़िंदगी में मिली हर चीज़ के लिए आभारी और खुश हूँ। बस आज के लिए इतना ही। अधिक समाचार के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।